नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज राठौर अपने सहयोगी आकाश शर्मा के साथ एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं पद्मश्री आदरणीय श्री मोहन स्वरूप भाटिया जी से, जिन्हें प्यार से हम ही नहीं बल्कि सब, एक तरह से पूरा देश जिन्हें प्यार से भैया जी कहता है। और हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि भैया जी को भैया जी का खिताब कैसे मिला, ये भी जो है कहानी है, भैया जी खुद ही हमको बताएंगे। और पद्मश्री से भैया जी हमारे सम्मानित हैं, लोक भूषण सम्मान से सम्मानित हैं, और इतने सम्मान भैया जी को मिल चुके हैं कि उन्हें बता पाना संभव नहीं है। तो आइए सीधी सीधी बात शुरू करते हैं, भैया जी से ही जानते हैं उनके बारे में। तो भैया जी जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और मैं अपने सहयोगी और अपने दर्शकों की तरफ से अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और सबसे पहले तो मैं बहुत आभार प्रकट करूंगा कि आपने हमें समय दिया। वैसे तो हम आपका समय लेते ही रहते हैं हमेशा से, पर आज फिर आपने एक बार समय दिया। मेरा समय आपको समर्पित है। समर्पित है भैया जी। तो भैया जी बात यहीं से शुरू करते हैं जी। थोड़ा बीच में से हम शुरू कर रहे हैं, फिर स्टार्टिंग पॉइंट पर भी आएंगे। कि ये भैया जी का आपको खिताब, आपको पहचान कैसे मिली, कहाँ से मिली, यहीं से शुरू करते हैं बात। मथुरा में जब आकाशवाणी का केंद्र स्थापित हुआ जी, तो एक कार्यक्रम उसमें होता था, ग्राम गोष्ठी, ग्राम गोष्ठी, ग्रामीण अंचल के श्रोताओं के लिए। जी, तो उसमें 3 लोगों की भूमिकाएं होती थी, जी। एक भैया जी, एक गुसाई जी, अच्छा, एक मास्टर जी। तो वो रोल जो था, जो भूमिका थी भैया जी की, अच्छा, वो मैं करता था। तो वो सारे ब्रज क्षेत्र में हाँ, सुना जाता था। तो उसने मुझे इतना लोकप्रिय किया कि हर व्यक्ति भाटिया जी कहना तो भूल गया। सब कहते थे भैया जी, आओ भैया जी, और भैया जी जरा बोल तो लो, कैसा बोलो आप। अच्छा, वो रेडियो पर जैसा सुनते रेडियो थे, पर, हाँ, कि वो आप बोल के दिखाइए। हाँ। तो फिर मैं कहता था, सब सुन में बारे भैया को राम राम। तो वो कहते राम राम जी, राम राम। तो इस प्रकार ये प्रारंभ हुआ। तो भैया जी अब शुरुआत करते हैं हम एक तरह से, मतलब ज्ञानदीप की, आपने ज्ञानदीप शिक्षा भारती की स्थापना की जी, और साथ ही साथ स्वास्तिक रंगमंडल जी, की जी, भी आपने स्थापना की, और साथ ही ब्रज की लोक कलाओं पर बहुत बड़ा शोध भी किया और उनको प्रोत्साहित भी किया, कलाकारों को भी आगे बढ़ाया, सारी चीज़ें की। तो एक तरह से शुरुआत करते हैं कि कहाँ से आपकी रुचि इन सब चीज़ों के प्रति बढ़ी और कैसे कैसे फिर इन सभी दिशाओं में धीरे 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 आपने कार्य शुरू किया और फिर वो आगे बढ़ता गया। तो थोड़ा सा जो शुरुआत है आपकी, उसके बारे में ज़रा बताइए। आकाशवाणी दिल्ली से एक कार्यक्रम होता था, उसमें ब्रज के लोकगीत गाए जाते थे, वो मुझे बड़े अच्छे लगते थे। अच्छा, दिल्ली से कार्यक्रम प्रसारित? दिल्ली से जो कार्यक्रम होता था, उसमें मथुरा में उस समय आकाशवाणी केंद्र नहीं था, तो मैं उनको लिखता था। तो जब तक मैं एक लाइन लिखूं तब तक दूसरी लाइन आ जाती थी। तो मेरी रुचि उन गीतों को सुनने की ओर बढ़ी। अच्छा, और मेरा मन करता था इन गीतों को मैं लिखूं। अच्छा, तो मैंने अपने ग्रामीण क्षेत्र के जो मेरे क्लास फेलो थे, दोस्त थे, उनको मैंने कहा कि अगर हम आपके गांव आएँ तो हमको ये गीत लिखवा दोगे? अरे आओ, खूब लिखवा देंगे, गल्ले ने लिखवा देंगे, ब्रज भाषा में उन्होंने कहा। तो उस समय गांव जाना बड़ा कठिन था, क्योंकि ना तो बस के साधन थे गांव तक, ना कोई और साधन था कि टांगा जाता हो उतनी दूर, इक्का जाता हो। और मेरे पास अपना कोई साधन था नहीं कि मोटरसाइकिल, बाइक हो, कार हो, कुछ नहीं था। तो बड़ी कठिनता से ये होता था, जैसे राया में बस स्टैंड है, तो मैं अपने मित्र को कहता था कि 9 बजे यहाँ से बस चलती है, 10 बजे पहुँचेगी,
अच्छा। तुम वहाँ आ जाना, फिर तुम्हारी साइकिल के कैरियर पे बैठ के चलूँगा। और फोन भी नहीं होते थे तब? मोबाइल थे हाँ, नहीं। थे नहीं। अब 9 बजे वाली बस यहाँ चली 10 बजे, 10 बजे, हाँ। पहुँची 11 बजे, तो वो प्रतीक्षा करके चला गया या मैं लौट के आ गया। और कभी मिल भी गया वो, तो उसकी साइकिल के कैरियर पर बैठकर ऊबड़ खाबड़ रास्ते, कीचड़ भरे, गिर जाओ तो धूल में गिरो। और फिर महिलाएं गीत लिखवाती नहीं थी। अच्छा। उनके मस्तिष्क में सबसे बड़ी बात ये आती थी, क्या करोगे इनको, हम पे ना आवे, अच्छा। इनका क्या करोगे, हम पे कुछ नहीं आवे। तो मेरे साथ का जो मित्र था वो कहता था, अरे नानी, अरे दादी, अरे बहना, अरे भाभी, लिखाए दे इतनी दूर से आए हैं। तो वो आनाकानी करती थी। फिर मुझे कुछ गीत याद हो गए थे। अच्छा। तो मैं कहता था, ये आवे तुम पे, सामान आयो अम्मा मेरी रांगे लो जी, हाँ जी तो आवे, तो मैं जी से लिखवा दूँ। तो घूंघट की ओट में वो गीत लिखवाती थी। अच्छा। और जब ऐसी यात्राएं बहुत हुई, तो एक यात्रा का बड़ा मनोरंजक संस्मरण है। 8-10 महिलाओं का ग्रुप था, उन्होंने मुझे गीत लिखवा दिए। अच्छा। जब मैं चलने लगा तो एक वृद्धा स्त्री बड़े धीरे से अपनी साथ की महिलाओं से बोली, अरे तू जाने ना है जिस शहर वाले है, अच्छा। दिन में जगह देख जाए, रात को डकैती दारू आवे। अरे। उन्होंने कहा फालतू में नहीं आते, डकैती डालने के लिए रात में आते। अच्छा। तो गीतों को लिखना बड़ा कठिन था। उस समय ना मोबाइल थे, ना छोटे टेप रिकॉर्डर हाँ, थे, नहीं थे। बड़ा टेप रिकॉर्डर था। वो भी मैंने अपने पिताजी से खरीदवाया, इसलिए वो हमारा पूरा परिवार कहता था कि अब विवाह कर लो, अब उम्र हो गई है। तो मैंने कहा टेप रिकॉर्डर दिला दोगे तो मैं ब्याह कर लूँगा। अच्छा। हाँ। तो टेप रिकॉर्डर उन्होंने दिलवा दिया, लेकिन अब गांव में बिजली नहीं। हाँ, वो सही बात है। टेप रिकॉर्डर बड़ा वो तो लेकर बहुत, के जाना। हाँ, अब वो ट्यूबवेल पे जाके बिजली में वहाँ लगाओ। उसके बाद जब छोटे टेप रिकॉर्डर आने लग गए, हाँ। तब महिलाएं कहे हम ना गाएंगी, हमारी आवाज़ खिंच जाएगी। तब उनको ये रहता था टेप रिकॉर्डर में आवाज़ चली आवाज़ जाएगी। चली जाएगी। तो बड़ी कठिनाई से मैंने 20 वर्षों में लगभग 5000 लोकगीत इकट्ठे करे। वो आज ऐसी दुर्लभ निधि है 5000। 5000 कि अब वो गांव में नहीं गाए जाते। अब तो फैशन चल गया है, मोबाइल पे फिल्मी गाने, टीवी पे फिल्मी गाने। वो डीजे बज जाता है गांव में भी। हाँ, तो लोकगीत समाप्त हो गए, लोक कथाएँ समाप्त हो गई, लोक वार्ताएँ समाप्त हो गई। तो आज मैं आपको एक ऐसी बात बता रहा हूँ जो पूरे ब्रज क्षेत्र में नहीं सुनी होगी। चरकुला नृत्य को सबसे पहले मैंने मंच प्रदान किया। चरकुला। चरकुला मैं गांव में जाता था, तब मुखराई गांव गया, ये है राधा कुंड के पास, तो वहाँ मैंने चरकुला देखा। और जब मुझे शासन की ओर से होली मेला का यहाँ संयोजक बनाया गया, तो मैं गांव में गया। मैंने कहा कि चरकुला को हम चाहते हैं कि आप कलाकार आइए, मंच पर करिए। बड़ी मुश्किल से तो उन्होंने हाँ की, महिलाओं ने, क्यों उनके लिए ये मंच पर नया था कि हाँ क्या है। लेकिन वहाँ एक स्वामी जी थे, उन्होंने कहा कि नहीं आ जाएंगे। ऐन वक्त पर वो नहीं आए, प्रतीक्षा करी, जीप भेजी, वो लौटा दी। फिर मैं गया तो बोले हमारे गांव की बैयर कोई नाचने वाली हैं, इनकी जेठ माँ मिलेंगे, ससुर को यहाँ इनकी वो होंगे। अच्छा। तो वो क्या कहेंगे कि हमारी बहू जो है नाच रही है। बड़ी मुश्किल से मैंने कहा कि अब चले चलो, अब मैं हाँ करी थी, फिर कभी मत चलना। तो वो आए, तो चरकुला नृत्य का वो समा बंधा, लोग आश्चर्यचकित हो गए, सिर पर इतना बड़ा चरकुला रख कर नृत्य करना। जिलाधिकारी उसके अध्यक्ष थे, कमेटी के मैं संयोजक था। मतलब पहले भैया जी चरकुला शायद लकड़ी का होता था, अभी स्टील का होने लगा है, कैसा? नहीं, उसमें लकड़ी भी होती थी, लोहे की कड़ियाँ होती हैं। अच्छा। हाँ, और ऊपर घड़ा रखने के लिए भी होता है। तो कई, अच्छा। तो चरकुला फिर अपना उत्सव में हुआ दिल्ली में। अच्छा। उसके बाद तो विदेशों में कई यात्राएं हुई इनकी।
ये सब गांव की जो महिलाएं थी ना, कोई टेप रिकॉर्डर ला रहा है, कोई कैमरा खरीद के ला रहा है, तब तो इनके वो रुतबे हो गए। लेकिन अब मैं जो बात कहने जा रहा हूँ वो इतना बड़ा ब्रज क्षेत्र है, उसको भी नहीं पता। ये बॉल पेन है, इसको आप दांतों में यूँ दबा कर यूँ सीधा नहीं रख सकते। हाँ, नहीं रख सकते ना, हिलेगा डुलेगा। आपने खेतों में चलता हुआ हल देखा है? हाँ, हल जिससे किसान खेती करते हैं। हाँ, जो पुरानी फिल्मों में जो दिखाते हैं। हाँ हाँ हाँ, फिल्मों में ही देखा। फिल्म प्रैक्टिकल में तो हमने फिल्मों भी में नहीं देखा है। फिल्मों में देखा है। उस हल को कोई दांतों में दबा सकता है? नहीं, बताइए। बहुत आप असंभव बॉल सी पेन बात। तो दबा नहीं सकते हैं। असंभव सी बात। अगर आपके दांत बहुत मजबूत हैं और आप में कोई कला है, आपने चलो यूँ कर भी लिया, तो कई हाथों से पकड़ोगे उसे। हाथ छोड़कर हल इसमें हो और फिर आप नृत्य करें। दांतों में हल ऐसे दबाकर। दांत ये है, हाथ आपके यूँ है और फिर आप नृत्य करें, ये संभव है? अभी तो असंभव दिखाई देता है। असंभव है ना। और मेरे पास उसका चित्र है। पता नहीं कैसे वो चित्र उस समय, क्योंकि मोबाइल तो थे नहीं, हाँ, मेरे साथ या तो कोई फोटोग्राफर था, जो भी हो चित्र मेरे पास है। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, वो चित्र नहीं होता तो प्रमाण नहीं होता। अगर उस नृत्य को आज दिल्ली के मंच पर या कहीं कराया जाए तो कितनी बड़ी बात होगी, लेकिन अब शायद वो ऐसी कलाकार कोई होगा नहीं। तो वो सज्जन भैया जी कहाँ के थे, कुछ याद है आपको? एक गांव है उसके थे, मथुरा का ही गांव है। कहीं का। हाँ, मैंने तो इंटीरियर में इन क्षेत्रों में जाके सपेरों के गीत रिकॉर्ड करे हैं। एक एक सपेरे की 8-8 पत्नियाँ। हाँ तो बहुत अनुभव गांव से मैंने लिया। 5000 लोकगीतों का संकलन मैंने किया है। जी और जितने यहाँ पर्व थे, जी जैसे फाइलेन की होली थी, जी। फाइलेन की होली में क्या है कि होली जलाई जाती है हाँ, और एक पंडा उसको छलांग के निकलता है। असंभव बात है ये, संभव बात बिल्कुल। है कि आप अग्नि में से पैर रखें, एक पैर रखते ही जल जाएगा, आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो कोई नहीं जानता था फाइलेन की होली, लठामार होली। मैंने समाचार पत्रों में लिखकर इन सबको प्रचारित किया। लेकिन आज मेरी पीड़ा ये है कि इनके जो कलाकार थे, इन्होंने कभी अपने को कलाकार नहीं माना। ये तो एक परंपरा चली आ रही थी, तो उस परंपरा में ये होली, लठामार होली और चरकुला ऐसे कार्यक्रम करते थे। आज ये व्यावसायिक हो गए हैं, कलाकार बहुत कम रह गए हैं। चरकुला की तो चरकुला एकेडमी भी कोई खुल गई है। अब पता नहीं, हाँ, आप एकेडमी खोल लीजिए घर में, हाँ, उसका एक बोर्ड लगा दीजिए, वो उसका महत्व नहीं। महत्व तो ये है कि चरकुला के 8-10 दल यहाँ मौजूद हों, अच्छे हों। तो मेरी बहुत बड़ी पीड़ा ये है, मैं तो अब 90 वर्ष का होने वाला हूँ 9 जून को। 9 जून को? हाँ, पता नहीं कब प्राण पखेरु उड़ जाए। नहीं भैया जी, हम सबकी प्रार्थना है ईश्वर से कि आप नहीं, आपकी जरूर सदैव अब आपका बृहद स्तंभ पर बना रहे। आपकी शुभकामनाएं तो हैं, लेकिन शरीर का भी एक वो होता है और प्रभु इच्छा। उन्होंने इतना जीवन दे दिया, ये क्या कम है? 89 वर्ष का जीवन मिल गया। मुख्य समस्या ये है कि इस समय ब्रज की जो संस्कृति है जी, वो समाप्त प्राय है। अब गांव में लोग ब्रजभाषा नहीं बोलते, खड़ी बोली बोलते हैं, फिल्मों की भाषा बोलते हैं। अरे तू नेक हरिया भेजा और सुबह की ट्रेन से वो जानो है, ट्रेन अगर लेट ना भई तो मैं रह जाऊंगा। तो आधी ब्रजभाषा बोलेंगे, आधी ट्रेन, आधी लेट, ये सब की शब्दावली चल गई है। गीत संगीत समाप्त। पहले हर घर में ढोलक होती थी,
अब अगर ढोलक फट जाए तो कोई मढ़वाता नहीं है। पहले घर में किसी के संतान का जन्म होता था तो कांसे की थाली लेके बजाई जाती थी, पूरे मोहल्ले को पता लग जाए, सब लोग इकट्ठे होते थे। एक छोटी सी बच्ची होती थी, वो नाचती थी, महिलाएं गीत गाती थी, और उन गीतों से पता लग जाता था पूरे गांव को। अब आजकल डिलीवरी होती है हॉस्पिटल्स में, न कांसे की थाली बजती है, न कुछ होता है। एक बात आपको चैलेंज के साथ कहता हूँ, आप कोई नहीं, आपके चैनल को जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको कहता हूँ, गांव में जब लड़की के यहाँ बारात पहुँचती है तो कन्या पक्ष की महिलाएं, विशेष रूप से वृद्ध महिलाएं, छज्जे पर बैठकर गालियाँ गाती हैं। गालियाँ अगर आप किसी को दें तो बंदूक चल जाएंगी, चक्कू चल जाएंगे, लेकिन गाली जब गाकर दी जाती है तो कोई बुरा नहीं मानता। वो परंपरा है। हाँ, लेकिन उस परंपरा में भी एक बहुत ही अभूतपूर्व बात बता रहा हूँ आपको। ऐसी गालियाँ भी गाई जाती हैं जो अश्लील नहीं होती, और उनका अर्थ MA PhD नहीं बता सकती। अच्छा। हाँ, अब मैं आपको सुनाऊंगा वो गाली, फिर आप 2-4 MA PhD ला के दिखा दीजिए। पहले से सुनवा दीजिएगा उनको जी कि सारी किताबें पढ़ के ले आए। अच्छा। हम गारी गावत हैं, बराती जा को अर्थ करो, चैलेंज। अच्छा। क्या चैलेंज? हाँ। सुनो बराती, वेदन में एक अचरज पायो है, कौन से युग की बात गाय ने नाहर खायो है, उधर जाको इमरत ते भर्यो। आप बता सकते हैं इसका अर्थ? गाय ने नाहर खाया है, हाँ, कौन से युग की बात है? उधर जाको अमृत ते भरो। एक कुआरी के 7 पुत्र भई, जग में जिनके नाम, कन्या भामर परी पुत्र संग तऊ न भई बदराम, अचम्बो जाको ब्रह्मा न करो। बताएंगे आप? अचम्बो जाको ब्रह्मा ने करो। हाँ, नहीं। आपको 1 लाख रुपए इनाम दूंगा। अच्छा। तैयार है? अरे अभी तो देखिए वो रिकॉर्ड हो गया ना, तो अब देखने कोई बता पाता है कि नहीं। अब यहाँ तो कोई ना कोई बताने को हो सकता है, लेकिन सामान्य रूप से इसका अर्थ कोई नहीं बता पाएगा। नाट्य क्षेत्र में भी गति प्रारंभ हुई। हमारे कुछ ऐसे आदरणीय मित्र थे जो इस कला के पारखी थे, डॉक्टर ब्रजवल्लभ मिश्र। उन्होंने भरत मुनि के नाट्य शास्त्र का अनुवाद किया। वो और उनके बड़े भाई दोनों अच्छे अभिनेता थे, अच्छे लेखक थे। फिर अचला जी की मथुरा में पोस्टिंग हुई आकाशवाणी में, डॉक्टर अचला नागर, जिन्होंने कई फिल्मों की कथाएं लिखी हैं। तो वो, उनके पुत्र संदीपन नागर जी, इन सब की एक टीम बनी और इन्होंने नाटक किए। और मेरा एक नाटक था जो आकाशवाणी मथुरा से प्रसारित हुआ। सबसे अधिक पत्र उसकी प्रशंसा के आकाशवाणी को प्राप्त हुए। वृंदावन के एक संत ने सुना तो उसने आकाशवाणी में लिख के भेजा कि रंगमहल सुनने के बाद सारी रात्रि में नींद नहीं आई। रंगमहल। हाँ, तो वो एक आध्यात्मिक पृष्ठभूमि पर नाटक था। और सबसे बड़ी बात उसमें ये, उस नाटक की प्रेरणा मुझे मिली एक बहुत बड़े नाटककार, साहित्यकार अज्ञे जी, आपने नाम सुना हो। सच्चिदानंद कक्षा 8 में मैंने उनकी पुस्तक पढ़ी थी। उसने कहा था, अच्छा। उसके कुछ अंश मुझे प्रेरक लगे। अच्छा। तो उससे नाटक में भी मैंने उनको समाहित किया। तो जब नाटक की पुस्तक मेरी छप गई तब मैंने वो पुस्तक उनको भेजी। अच्छा। जिनसे मुझे प्रेरणा मिली, अज्ञे जी को। हाँ, तो अज्ञे जी का पत्र है, छपा है पुस्तक में, कि जब नाटक पढ़ रहा था आपका तो अतीत के चिन्ह
अतीत की स्मृतियाँ जागृत हो उठी और भविष्य में कुछ लिखा तो रंग महल के नायक और नायिका मेरी प्रेरणा के स्रोत बनेंगे। जिनसे मैंने प्रेरणा ली उन्होंने भी रखा। इससे तो नाट्य क्षेत्र से भी जुड़ा, शिक्षा क्षेत्र से भी जुड़ा। 1969 में एक बहुत ही साधारण रूप में कक्षा 5 तक का एक विद्यालय प्रारंभ किया, ज्ञानदीप। 1969 में, हाँ, 69। हाँ, जो आज एक बहुत विशाल क्षेत्र में, जिसमें 65 कमरे हैं, एक बहुत बड़ा सभागार है, बैडमिंटन कोर्ट है, प्लेग्राउंड है। तो ईश्वर की कृपा मानता हूँ और मेरे गुरुवर हैं परम श्रद्धेय स्वामी गुरु शरणानंद जी महाराज, उनका आशीर्वाद मानता हूँ। तो इस प्रकार जीवन चल रहा है। लेकिन अब मेरी मृत्यु बहुत निकट है और जो सबसे ज़्यादा प्रेरणा के स्थान पर पीड़ा है, कभी प्रेरणा थी कि ब्रज क्षेत्र की जो संस्कृति है, जो साहित्य है, उसको संरक्षित नहीं रखा जा पा रहा है। मुख्यमंत्री योगी जी ने करोड़ों रुपया ब्रज को दिया है। तीर्थ विकास परिषद भी बनाया। हाँ, और साहित्य संस्कृति की प्रगति शून्य है। ऐसे ऐसे रत्न पड़े हैं ब्रज में, ब्रज भाषा में। आपको मैं चैलेंज, चुनौती देता हूँ कि आप ब्रज क्षेत्र के 5000 लोगों से पूछ लीजिए कि परसोकले जानते हो, तो वो कहेंगे नहीं, हमने तो नाम भी नहीं सुना। परसों आपने सुना है? हमने, हाँ, अरसोकला परसोकला। क्या बताइए? मतलब व्यंग करना शायद कुछ ऐसा? नहीं, ऐसे नहीं, अंदाजिए नहीं कह दो। नहीं, कुछ हम ऐसा में ध्यान था, जो छोटे थे तब सुना करते थे कि वो बड़ा और सोगला पर सोगला ढार रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। तो शायद वो भी नहीं, कुछ और सुना होगा आपने। पर सोकले ये है कि एक महिला ने खीर बनाई। अच्छा। खीर पे मेवा डाली, बूरा डाला, और उसकी इच्छा थी कि पड़ोस में जो एक महिला उसकी मित्र है, उसके यहाँ ये पहुँच जाए। संयोगवश एक महिला वहाँ जा रही थी, तो उसने एक डिब्बे में खीर रखी और 12 पूड़ी रखी। अच्छा, 12 पूड़ी और खीर, और कहा कि वहाँ दे देना। रास्ते में उसको भीनी भीनी भन लगी खीर की, तो उसने कहा मैं थोड़ी बहुत खा लूँगी, तुमको क्या पता लगेगा। तो उसने खीर खाई तो मेवा बूरा हटा। अच्छा। उसने एक सा करने की कोशिश तो की, लेकिन हट तो गया ही। और 12 में से 8 पूड़ी खा गई। उस समय कोड वर्ड तो थे नहीं, कि वो मोबाइल थे नहीं कि मैं भेज रही हूँ ये है। उसने उस महिला को दे दी जिसके लिए भेजी थी। अच्छा। अब उसने देखा कि इसमें तो 12 पूड़ी की जगह 4 पूड़ी है, और ऊपर जो है ना मेवा है ना बूरा है। तो उसने लौटते में उसे जो वापस किया बर्तन, उसमें लिख दिया, चंदा की चांदनी तारा कोई कोई है। चंदा की चांदनी का मतलब खीर, हाँ। और बूरा कोई कोई है, तारा, हाँ। तारे जो होते हैं आता, बूरा। चंदा की चांदनी तारा कोई कोई है, तेरे तो ही 12 पूरी, मेरे 4 ही आई हैं। उसने लिख के भेज दिया, उसकी सारी पोल खुल गई। तो ब्रज की संस्कृति बहुत समृद्ध है। श्री मनोज राठौर जी, किसी का ध्यान नहीं है कि वो सुरक्षित रहे। अगर आपका ये चैनल जागृति उत्पन्न कर सके तो मैं सार्थक समझूंगा अपने समय को जो मैंने आपके लिए दिया है। तो भैया जी, कोई आपके हिसाब से, जैसे तीर्थ विकास परिषद है, तो कोई ऐसी लाइब्रेरी अगर हो जिसमें जैसे 5000 गीतों का आपने जो है पूरा संकलन आपके पास है, और भी ब्रज संस्कृति से संबंधित चीज़ें आपके पास हैं, फिर और भी कहीं हो सकती हैं, तो अगर एक लाइब्रेरी हो, चाहे वो तीर्थ विकास परिषद की हो या किसी की हो, वहाँ ये सब संरक्षित रखा जाए, ब्रज का साहित्य और ये, तो कम से कम जो स्कॉलर्स हैं वो तो अध्ययन कर लें, आम आदमी। ये तो आपकी आकांक्षा है, लेकिन करेगा कौन इसे? कर तो नहीं रही ना। यही तो सबसे बड़ी पीड़ा है कि जिन्हें ये करना चाहिए वो नहीं हो रहा।
करोड़ों रुपया योगी जी ने ब्रज को दिया है। सूरदास जी की जो साधना स्थली है, सूरदास से बड़ा कोई कवि नहीं हुआ। आज भी संसार के 40 विश्वविद्यालयों में सूर साहित्य पढ़ाया जाता है। तो उनकी जो साधना पारासौली में जो साधना स्थली है वो मेरे इसके चौथाई भाग में है, इस मेरे कक्ष के चौथा जरा सी उसमें है। जबकि सूर की जन्मस्थली पर तो बहुत बड़ा स्मारक, उनके संबंध का साहित्य, बहुत कुछ होना चाहिए, नहीं हो रहा। अब मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, मैं आगे कुछ नहीं बोल पाऊंगा। जय श्री कृष्ण। एक दो सवाल और हैं भैया जी आपके व्यक्तित्व से संबंधित। आपके पास सवाल होंगे, मेरे पास उत्तर होंगे, लेकिन चलिए देखते हैं। बोलिए। तो भैया जी ये आपने बताया 5000 गीतों का कलेक्शन आपने किस तरह से किया, और भी बहुत सारे चरकुला को आप मंच पर लेकर आए, बहुत सारी चीज़ें हुई, तो सम्मान तो आपको बहुत सारे मिले हैं। तो 500 से अधिक। 500 से अधिक। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो ये देख लीजिए जी, वो अभी हम दर्शकों को भी दिखाएंगे अपने। और अब तो एक थैली में रख दिए जाते हैं काफ़ी वर्षों से। तो लोकभूषण सम्मान जब आपको दिया जी। उत्तर प्रदेश सरकार ने, हाँ। तो विशेष रूप से जो लोक संस्कृति पर आपका शोध और जो आपका कार्य था उसके ही लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया हुआ, तो क्या उस सम्मान के मिलने से थोड़ी बहुत संतुष्टि आपको मिली कि जो भी प्रयास मैंने किया जीवन भर? अब वो संतुष्टि इतनी मिली कि 1 लाख रुपए उसके साथ मिले थे। ज़्यादा नहीं मिल पाई मतलब संतुष्टि? नहीं, ये सम्मान पत्र तो बहुत हैं, लेकिन कुछ कार्य उस दिशा में मालाएं मिल गई, लेकिन और कुछ नहीं। ये नाम हो गया, जितने भी कोश हैं साहित्यकारों के, उसमें एक नाम अंकित है। अच्छा, अभी पद्मश्री पर भैया जी हम सबसे आखिर में बात करेंगे जहाँ हमारी वार्ता पूर्ण होगी, क्योंकि अब पहले शुरू में ही पद्मश्री पर बात कर लेंगे तो आखिर में बात करने कुछ नहीं बचेगा जी। तो भैया जी अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप स्वास्थ्य की जो स्थापना हुई और स्वास्थ्य के जो कार्य रहे नाटक के क्षेत्र में भी, अचला जी और फिर संदीपन भाई और सिद्धार्थ भाई, ये जो पूरा ब्रजेंद्र काला जी, ये जो पूरा, और आप भी उनमें से? हाँ, मैं भी से जुड़ा एक समय के बाद, बहुत देर से जुड़ा था मैं। तो वो सब थोड़ा सा आप किस तरह से शुरुआत हुई, और फिर एक और बहुत मज़ेदार आपका किस्सा आपने हमें सुनाया था, वो खुरचन खाने वाला, उस पर भी हम आएंगे। आपने ही सुनाया था, दर्शकों को भी सुनवाएंगे। लेकिन नाट्य क्षेत्र में मेरा तो एक सहयोग का अंश रहा है। कार्य तो किया डॉक्टर अचला नागर ने, संदीपन नागर ने, डॉक्टर ब्रजवल्लभ मिश्र ने, और बहुत से सहयोगी हैं, उनके नामों की तो संख्या बहुत हो जाएगी। मैं तो उसमें ना तो नाटक में पात्र होता था, केवल एक नाटक में हुआ था। एक नाटक किया था स्वास्थ्य के कलाकारों में, जिसमें मेरी भूमिका ये दिखाई थी कि हम इनके ज्ञानदीप में नाटक करते हैं तो ये बहुत नाराज़ होते हैं कि आपने यहाँ कील ठोक दी, यहाँ पे ये कर दिया। अच्छा, वो नाटक में दिखाया था ऐसा? हाँ। अच्छा। तो मुझसे संदीपन जी ने कहा कि ये भूमिका आपको करनी है। तो मैंने कहा भैया मेरे बस का नहीं है मंच पर आना। बोले यही बोल देना है आप जो हमसे रोज़ बोलते हो। अच्छा। तो मैं वृंदावन गया हुआ था, लौट के आया तो इनका शो शुरू होने वाला था। इन्होंने अपना वो अंश आते ही मुझे मंच पर डायरेक्ट भेज दिया। तो जीवन में केवल एक बार मंच पर आया, पर स्वास्थ्य का बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने मथुरा में नाट्य चेतना जागृत की, और दुष्टों ने जितने कष्ट उनको दिए उसके कारण वो गति आगे बढ़ नहीं पाई, नहीं तो यहाँ आज बहुत बड़ी टीम तैयार होती। तो भैया जी ब्रजेंद्र काला जी का भी एक इंटरव्यू मैंने देखा, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका। तो एक समय स्वास्थ्य बहुत अच्छी, मतलब यहाँ रंगमंच की स्थिति थी। हाँ। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ब्रजेंद्र काला को भी जो प्रशिक्षण मिला वो स्वास्थ्य के माध्यम से मिला। आज वो फिल्मों में छाए हुए हैं। तो बताया कि साल में 4 नाटक, 5 नाटक, 6 नाटक ऐसे हो जाते थे। और मथुरा से बाहर भी मंचन हुआ, दिल्ली भी हुआ।
फेस्टिवल्स में भी गए और फेस्टिवल्स में गए। यहाँ भी फेस्टिवल्स कराए हाँ, प्लास्टिक ने, संदीपन भाई ने। तो वो देख करके मेरे को पता चला कि उस टाइम पर कितना अच्छा लेवल हमारे यहाँ था नाटक का। वो उस समय नाट्य शास्त्र को जानते थे, ये नहीं कि उल्टा सीधा जो भी है बोल लिया कर दिया। अब शून्य है। थोड़ा बहुत करते रहते हैं नए बच्चे, लेकिन वो बात नहीं लेकिन उसमें नाट्य कला नहीं है, नाटक कर देना अलग बात है। अभी तो आप देखने भी नहीं जा पाते हैं, पहले तो हम नहीं। आपको बुलाते रहते थे, फिर अब आपके स्वास्थ्य की वजह से हम कहते हैं नहीं भैया जा जी पाता। परेशान होंगे। हाँ। पर कुछ न कुछ ऐसा। तो भैया जी थोड़ा सा शिक्षा के विषय में बात करते हैं कि आपने ज्ञानदीप शिक्षा भारती की स्थापना की, इस स्तर तक पहुंचाया। शिक्षा में आज की स्थिति में आप कैसा महसूस करते हैं एजुकेशन सिस्टम को, और पुराने वक्त में कैसा फील करते हैं, और क्या आपको लगता है कि क्या इम्प्रूवमेंट्स की, क्या इन चीज़ों की और ज़रूरत है एजुकेशन को अच्छे लेवल पर लाने के लिए? बहुत परिवर्तन हुए, क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। जब मैं पढ़ता था तो लकड़ी की एक स्लेट की तरह की पट्टी होती थी, एक बुदक्का होता था मिट्टी का, उसमें नीली की कलम होती थी। मास्टर जी बैठाते थे ज़मीन पर या पट्टी पर। ना पानी की व्यवस्था होती थी, ना किसी और बात की। कोई बच्चा जो है देर से आता तो एक चांटा इधर एक चांटा उधर बखत से आकर, और पढ़ाई के नाम पर शून्यता थी। ना मास्टर पढ़े हुए थे, ना बच्चे पढ़ पाते थे। अच्छा। तो धीरे धीरे क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। कुछ विद्यालय सामाजिक क्षेत्र में खुले। ये तो बात बताई थी मैंने आपको सरकारी स्कूलों को, वो खुले, और धीरे धीरे एक से दूसरा अच्छा, दूसरे से तीसरा अच्छा। आज बहुत उच्च स्तर के विद्यालय हैं जो नर्सरी से लेकर और पोस्ट ग्रेजुएशन तक की शिक्षा में संलग्न है। शिक्षा क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई है, और कहीं प्रगति नहीं हुई है, दिखावटीपन है, तो वो अपवाद है। ये नहीं कि सभी विद्यालय वैसे हों। शिक्षक भी बहुत अच्छे, जिन्हें कहना चाहिए क्वालिफाइड है, उनका एक स्तर है, उनका एक अनुभव है। तो शिक्षा क्षेत्र में तो हमारा देश बढ़ रहा है। बेरोजगारी की समस्या को भैया जी किस तरह आप देखते हैं? हालांकि थोड़ा सोशल इशू है। बेरोजगारी बहुत है, और उसका कारण ये है कि एक रोजगार प्रारंभ हुआ, उसमें 50 कर्मचारियों की आवश्यकता है, 50 कर्मचारी रख लिए गए। अब आगे स्थान हो तो वो संस्थान बढ़े, संस्थान बढ़े तो कर्मचारियों की आवश्यकता हो। तो अब तो जो मजदूर तबका है वो अपने मकान बनाने में, सफाई करने में, उनकी बेरोजगारी तो ऐसी है कि आज काम है कल नहीं है। अब वो शासन स्तर की बात है, सरकार से संबंधित। हाँ, वो क्या करे, वो अपने से कोई संबंधित है नहीं। आप भैया जी पत्रकारिता से भी जुड़े रहे हैं जी, और आकाशवाणी से भी जुड़े रहे हैं, तो क्योंकि ये अभी सोशल, मैंने सवाल इसीलिए किया, आप पत्रकार भी रहे हैं, तो कैसे देखते हैं आप पत्रकारिता का पुराना परिवेश, आज का परिवेश? अब पत्रकारों की संख्या तो बहुत बढ़ गई है। मथुरा में 200-250 पत्रकार हैं, यहाँ पहले 2, 3, 4 मुश्किल से हुआ करती थी। उनका पत्रकारिता से कोई संबंध नहीं है। उनके अनेक प्रकार के संबंध हैं, और उसमें विज्ञापन भी एक है कि विज्ञापन मिलता है तो कुछ लिख पाते हैं। तो बहुत सी समस्याएं हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी को आज कोई नहीं जानता, बाबूराम विष्णु पेड़नारकर को नहीं जानते, जो पत्रकारिता के जनक रहे हैं। अध्ययन नहीं है पत्रकारों का, अधिकांश की बात कर रहा हूँ। और पत्रकार बहुत हैं, सब पत्रकार हैं, सब अपने को समझते हैं कि हम बहुत विशेषज्ञ हैं, और हम सब उनको प्रणाम करते हैं कि हमारे समय की पत्रकारिता वैसी नहीं थी। तो आकाशवाणी से भी भैया जी, जैसा आपका खिताब ही आकाशवाणी की वजह से मिला, और आज ये समय आ गया कि ये मोबाइल, टीवी और ये सब, तो रेडियो अब FM में कन्वर्ट हो गया,
और वो जो पुराना वातावरण था, आकाशवाणी से नाटक नहीं आते रहा। थे, वो सब तो खत्म हो गया। अब आकाशवाणी बहुत कम लोग सुनते हैं। जो पुराने युग के व्यक्ति हैं वो उनको थोड़ी रुचि है। और अब रेडियो रह कहाँ लगे, गांव में रेडियो नहीं मिलेगा। अब तो मोबाइल पे जो सुनना वो सुन लो। वो एफएम में बदल गया, वो सब एफएम पर गाने आते FM, रहते हैं। हाँ, और पहले रेडियो से इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें सब बहुत अच्छी। साहित्य से जुड़ी, समाज से जुड़ी, और नारी लोगों को घर अंगना, महिलाओं के कार्यक्रम सब आते थे। तो अब भैया जी आखिर में अब हम पद्मश्री पर आते हैं। जैसा अभी हमने लोकभूषण सम्मान की बात की, कि जब आपको पता चला कि पद्मश्री के लिए आपका नाम चुना गया है, भी। तब आपको कैसा महसूस हुआ? जब पद्मश्री सम्मान आपको मंच पर दिया गया तब कैसा महसूस हुआ? और एक बार फिर वही कि क्या जीवन भर का जो आपका प्रयास था, जो आपका संघर्ष था, पद्मश्री मिलते समय कुछ ऐसा लगा कि कुछ उसका प्रतिफल? नहीं, स्वाभाविक रूप से ये अनुभूति हुई कि मेरी जो सेवाएं हैं उनका एक मूल्यांकन किया गया। 35,595 लोगों ने आवेदन किया था। बताइए कितनी बड़ी संख्या है। 35,595 लोगों ने। और जिन्होंने चयन किया उन्होंने कितना अध्ययन किया होगा एक एक व्यक्ति की। तो मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ, ब्रज का सौभाग्य मानता हूँ, मुझसे अधिक ब्रज का सौभाग्य, जिनकी समृद्धि के कारण, जिनकी शक्ति के कारण मुझे ये पद्मश्री सम्मान मिला। तो भैया जी अब जो हमारी जैसे नई पीढ़ी है, चाहे अभी नए बच्चे नाटक कर रहे हैं, मैं थोड़ा बीच की सी पीढ़ी में आ जाता हूँ, और चाहे वो पत्रकारिता में हैं, चाहे वो समझिए शिक्षा के क्षेत्र में ही है, अगर मान लीजिए कोई अपना नया स्कूल या कॉलेज कुछ बनाना चाहता है, तो आप अपने अनुभव से क्या उसको संदेश देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? साधना करिए, अपना योगदान दीजिए और आकांक्षा ना करिए, उसके लिए प्रयास ना करिए। उसका जो ये प्रक्रिया है कि पद्मश्री के लिए किस तरह से आवेदन किया जाता है, वो करके और शांत होकर बैठ जाइए। आपका मूल्यांकन सही हो गया और आपको पद्मश्री के लिए चयन कर लिया गया तो आपका सौभाग्य। इसमें कोई सिफारिश नहीं चलती। तो बहुत कुछ अब चीज़ें भैया जी बदल गई हैं पहले से, और संघर्ष अलग तरह का हो गया है। पहले अलग तरह का था, और अभी क्योंकि आप पत्रकारिता से भी जुड़े रहे हैं, इलेक्शन हो के चुका है, तो भाजपा की कुछ सीटें कम भी आई हैं। वो तो खैर पॉलिटिक्स में चलता रहता है, कभी जो सत्ता में है फिर दूसरी पार्टी आ जाती है, आता जाता रहता है। आप इसे किस तरह से देखते हैं, अभी का जो परिवेश है राजनीति का, एक पत्रकार के रूप में आप कैसा? राजनीति अलग विषय है, उसमें कोई मूल्य और सिद्धांत तो होते नहीं। अच्छा। उसमें तो एकमात्र उद्देश्य है कि सत्ता की प्राप्ति हो। तो वो कैसे होती है, क्या होती है, ये मेरा विषय नहीं है, अपने पल्ले नहीं पड़ती वो बात। तो दर्शकों, बातें तो बहुत हैं, हम देखेंगे फिर किसी एपिसोड में भैया जी से फिर मिलेंगे। भैया जी वो तो रह ही गया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। हाँ, वहीं पे वो आपका खुरचन वाले किस्से पे बात खत्म करेंगे। आपने ही सुनाया था एक बार। हाँ हाँ, हाँ। कुछ हल्की फुल्की बातें भी होनी चाहिए। हाँ, हास्य रस मेरा विषय नहीं रहा। अच्छा। मैं तो अपनी साहित्यिक रचनाएं लिखता रहा, साहित्य। लेकिन एक सज्जन ने मुझे कहा कि कुछ हास्य भी लिखिए, तो मैंने कुछ लेख लिखे और फिर उनको पुस्तकाकार भी प्रकाशित हुआ, हंसते चलिए के नाम से। हंसते चलिए। उसमें एक प्रसंग है खुरचन कढ़ाई वाली। अच्छा। हमारे बचपन में पिताजी को बहुत शौक था खान पान का। अच्छा। वो युग था जिसमें कि वो सुबह पार्क जाते थे, व्यायाम करते थे, व्यायाम सिखाते थे। 2 भैंसें बंधा करती थी। अच्छा। और उनका खूब तो दूध होता था। मिट्टी के चूल्हे थे, माताजी हमारी कढ़ाई में वो औटाती थी दूध, और उसके बाद
जो नीचे काली काली खुरचन रह जाती थी जी। वो हमको देती थी, उस पर डाल के चीनी बूरा, तो बहुत अच्छी लगती थी, बहुत अच्छा स्वाद आता था। बाद में मकान बदल गया तो वहाँ पर भैंस बांधने की जगह नहीं थी। अच्छा। युग भी बदल गया था, फैशन का हो गया था, तो गैस के चूल्हे पे दूध औंटने लगा, मिट्टी का चूल्हा नहीं, कढ़ाई की जगह स्टील के भगोने, तो उसमें दूध औंटता तो था लेकिन नीचे जो काली काली खुरचन है वो नहीं पड़ती थी। अच्छा, वो गैस की वजह से? हाँ, गैस की नहीं है तो स्टील के बर्तन में। हाँ जी हाँ, पहले मिट्टी के बर्तन में होता। हाँ, अगर कढ़ाई होती तो पड़ जाती। तो बहुत मन करता था कि ये काली काली खुरचन जो है ये हमको मिल जाए। तो कई बार रात्रि को चौक बाजार से अपने होली गेट आते थे तो रास्ते में देखते थे कि हलवाइयों की दुकान पे कढ़ाई में दूध तो बिक चुका होता था और खुरचन वो नीचे फेंक देते, कुत्ते खाया करते थे। बड़ा रश होता था कि हमको मिल जाए है। तो एक दिन रात को करीब 11:30-12 बजे थे, एक हमारा परिचित हलवाई था, परिचित क्या, बड़ा भक्त था हमारा। अच्छा। हमने उसको देखा कि उसका जो नौकर था वो तो औंग रहा था पीछे, वो बैठा था गद्दी पे। हमने उससे कहा भाई तुम ये पेड़े बेचते? बोले हाँ बाबूजी, मैं इनकी बर्फ़ी। बोले हाँ गुला, अरे आप बताइए तो ये तो बताओ कौन सी चीज़ खिलाऊं, जो कहो तो खिलाऊं। तो हमने बड़े संकोच से कहा कि ये जो खुरचन तुम फेंक देते हो नीचे सड़क पर, कुत्ते खाया करते हैं, ये तो हमको दे देना, 10 रुपये किलो 20 रुपये किलो जो हो लगा लेना। वो ये सुन के नीचे उतर आया सड़क पे और उसने हमारे पैर पकड़ लिए। बोले बाबूजी आपने भी क्या छोटी सी बात कही है, अब मैं बता मुझे का फर्क पड़े, जैसे कुत्तन को खवाई वैसे आपको खवाई। बस वही आपने ही सुनाया था ये किस्सा एक बार, मेरे ख्याल दर्शकों को भी सुनवाया जाए, बहुत मज़ेदार किस्सा है। तो साथियों, आज हमने मुलाकात की आदरणीय पद्मश्री मोहन स्वरूप भाटिया जी से, और भैया जी की बातचीत से भी आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा उनके विषय में, और हमारी क्लिपिंग भी बीच में आई होगी, उससे भी आपको जानकारी मिली होगी। और बहुत ही सहज और सरल भाव में भैया जी के साथ बात हुई, और हम कोशिश करेंगे कि एक एपिसोड में और भैया जी के साथ मुलाकात करें, लेकिन वो वक्त कब मिलता है, ठाकुर जी कब वो समय देते हैं, वो देखते हैं। भैया जी कुछ और आप हमारे दर्शकों के लिए अगर कहें? अगले क्रम में, अगले क्रम में कहेंगे। अगर बने रही तो बिल्कुल बिल्कुल बने रहेंगे। तो ठीक है साथियों, फिर मिलते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।